हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हिंदू लॉ के ऊपर दो क्वेश्चंस जो आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, मेंस में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस की जो एग्ज़ाम है आपका, तो किस तरह से आपको आंसर लिखना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, कितना कंटेंट होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आपको कुछ आइडिया यहाँ पर मिलेगा। तो दो क्वेश्चंस कौन से हैं? पहला तो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रुएलिटी फॉर डिवोर्स रेफरिंग टू दास्ताने वर्सेस दास्ताने केस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, प्रीलिम्स में भी काम आता है, मेंस में भी पूछा जाता है बहुत बार। बड़ा पुराना केस है बट स्टिल आज तक इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। तो इसमें पूछा गया है कि क्या कंसेप्ट है क्रुएलिटी का डिवोर्स लेने के लिए, और रेफरेंस देना है इसमें दास्ताने वर्सेस दास्ताने, ऑल्दो आप किसी और केस का भी यहाँ रेफर कर सकते हो। सेकंड है व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या डीमेरिट्स रहेंगे, डिसएडवांटेज रहेंगे अगर आप टेस्टामेंट्री मींस कागजों के थ्रू प्रॉपर्टी को किसी और को दे रहे हो। वाइल आंसरिंग कीप इन माइंड पर्टिकुलरली द राइट्स ऑफ वल्नरेबल पर्संस इन द फैमिली। तो देखते हैं कि करके क्वेश्चन। हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करें, सेक्शन 13(1) सबसेक्शन IA, ये क्या बोलता है? स्टेट्स दैट अ मैरिज वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ऑन अ पिटिशन आइदर बाय हस्बैंड और वाइफ be dissolved by decree of divorce on the ground that after solemnization of marriage the other party has treated the petitioner with cruelty। तो 13(1) IA क्या बोलता है कि अगर किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को क्रुएलिटी से ट्रीट किया है, उसके ऊपर अत्याचार किया है, तो एग्रीड पार्टनर जो है कोर्ट में जाकर पिटिशन फाइल कर सकता है और उस क्रुएलिटी के बेस पे कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, इस ग्राउंड पे उसको डिवोर्स मिल सकता है। डिवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी हैज टू फॉर्म्स। तो क्रुएलिटी कितनी तरह की हो सकती है, कौन सी हो सकती है? तो फिजिकल क्रुएलिटी की भी बात की गई है और मेंटल क्रुएलिटी की भी बात की गई है। मानसिक तनाव, मानसिक अत्याचार। ठीक है, फिजिकल क्रुएलिटी तो आप समझ ही रहे हो, मारपीट करना, चोट मारना किसी को। ठीक है, तो फिजिकल क्रुएलिटी जो है इजी है प्रूव करने का, बिकॉज वहां पर डायरेक्ट एविडेंस आ जाता है। आपने किसी को मारा पीटा तो डेफिनेटली उसको निशान भी आएंगे, चोट भी लगेगी, ब्लड भी आएगा, ठीक है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, डॉक्टर का भी वहाँ पर इंटरवेंशन रहेगा, मेडिकल होगा, ठीक है, रिपोर्ट्स बनेंगी। तो कई तरह की डायरेक्ट एविडेंस आ जाता है, तो फिजिकल क्रुएलिटी जो है ईजियर है प्रूव करना। ठीक है, बट जो मेंटल क्रुएलिटी है वो आदमी के दिमाग में ही रहती है। बहुत बार देखा जाता है कि उसका कोई इलाज भी नहीं करवाता, वो डर के मारे रहता है, डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेट रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेंटल क्रुएलिटी को थोड़ा मुश्किल कर बना देता है कि वो प्रूव हो सके। या तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, वहाँ से ट्रीटमेंट हो रहा है, बट उसमें भी बहुत डायरेक्ट एविडेंस जो है कम मिलता है। तो ये क्रुएलिटी एक तरह से ग्राउंड है डिवोर्स की, जो अभी हमने पढ़ी। अब क्रुएलिटी क्या चीज़ होगी? ठीक है, क्या क्या इंस्टांसेस हो सकते हैं क्रुएलिटी के? ऑल्दो एक्ट में कहीं मेंशन नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन द जो हमारी जजमेंट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसके बेस पे अगर हम बात करें, जैसे फॉल्स एक्यूजेशन है एडल्ट्री के, अनचेसिटी के, ठीक है, कि हाँ किसी और के साथ रिलेशनशिप रहे पार्टनर के, या फॉल्स जो एक्यूजेशन हो सकती है डिमांड ऑफ डाउरी के। वाइफ ने बोला कि हस्बैंड ने डाउरी मांगी, बट ये गलत थी, फॉल्स एक्यूजेशन थे हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली के अगेंस्ट, तो भी हो सकता है, वो भी क्रुएलिटी है। या फिर एक्चुअली में डिमांड हुई है डाउरी की, तो भी वो वाइफ के अगेंस्ट जो है क्रुएलिटी हो जाएगी। इम्पोर्टेंसी भी ग्राउंड है क्रुएलिटी की। ड्रंकननेस, अगर पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, उसमें इन्वॉल्व है सारा दिन, वर्बल एब्यूसेस, गाली गलोच हो रहा है। हाइडिंग ट्रू फैक्ट्स ऑफ एज एंड प्रीवियस मैरिटल स्टेटस, पहले से शादीशुदा है, डिवोर्सी है, इस तरह की कोई चीज़ हाइड की, एज के बारे में हाइड करना। ठीक है, परसिस्टेंट रिफ्यूजल टू हैव मैरिटल इंटरकोर्स, वहाँ पर जो हमारे इंटरकोर्स है, सेक्सुअल आस्पेक्ट होता है, अगर उसको डिनाई किया जा रहा है परसिस्टेंटली विदाउट एनी रीज़न, तो वो भी एक अडल्ट, ये जो क्रुएलिटी का जो बेस है, क्रुएलिटी मानी गई है। वट डज नॉट अमाउंट टू क्रुएलिटी, एज पर अगर हम देखें जजमेंट्स वगैरह, तो अगर वाइफ जो है बोल दे कि हाँ मैं जॉब से रिज़ाइन करने को रेडी नहीं हूँ, मान लो हस्बैंड जो है दिल्ली में काम कर रहा है, वाइफ जो है कलकत्ता में काम कर रही है, और हस्बैंड बोलता है कि आप जॉब से रिज़ाइन करके वहाँ पर दिल्ली में आ जाओ, और वाइफ अगर मना कर दे, तो वो क्रुएलिटी नहीं है। ठीक है, उसको भी अपना फ्यूचर जो है, अपने करियर को आगे बढ़ाना है, तो वो क्रुएलिटी नहीं मानी जाएगी। या फिर इनिशियल वियर एंड टीयर जो होता है नॉर्मल फैमिली में, जब भी नई शादी होती है तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट में 1-2 साल टाइम लगता है, फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्शन होती है, कुछ छोटी मोटी बातें होती है, तो उसमें वियर एंड टीयर इनिशियल कहा जाता है वो।
वो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती। अगर आपसी उसमें वहाँ पर डिस्कशंस वगैरह से मामला सुलझ जाता है तो कोर्ट्स ने ये हेल्ड किया है कि वो इनिशियल वियर एंड टियर है, वो क्रुएलिटी नहीं है। अब हम आते हैं दास्ताने वर्सेस दास्ताने की जजमेंट पे। 1975 की ये जजमेंट थी, डॉक्टर नारायण गणेश दास्ताने वर्सेस सुचेता नारायण दास्ताने। फैक्ट्स क्या थे इस केस के? ऑल्दो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है इस केस में, इस क्वेश्चन में फैक्ट्स लिखने का आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, बट कभी लिखने पड़ जाए आपको पता होना चाहिए। दास्ताने वर्सेस दास्ताने बड़ा फेमस केस रहा है। इस केस में एपिलांट थे मिस्टर नारायण गणेश दास्ताने। वो वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड थे और उनकी जो शादी हुई थी वो मिसेस सुचेता के साथ हुई थी, जो रिस्पोंडेंट है यहाँ पर। मीन्स हस्बैंड ने अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। Their families arranged their marriage in April 1956, but soon after the marriage, through various incidents, the husband found that his wife was not mentally stable and then he filed an application for divorce. तो यहाँ पर जो हस्बैंड थे, शादी के बाद उनको लगा कि मेरी वाइफ जो है मेंटली स्टेबल नहीं है, और उसको पता नहीं था शादी से पहले, तो उन्होंने बोला कि क्रुएलिटी है एंड ही फाइल्ड द एप्लीकेशन फॉर डिवोर्स। एलिगेशंस जो थे वाइफ के अगेंस्ट, क्या क्या थे हस्बैंड ने जो वाइफ के अगेंस्ट लगाए थे? Father of the respondent did not give any information about the psychological condition of the respondent initially। कहते हैं कि जो वाइफ के फादर ने कहीं नहीं मुझे बताया कि उसकी साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज हैं उसको। कहते कई ओकेजन्स पे शी लॉस्ट हर टेम्पल, इंसल्टेड हिम एंड हिज फैमिली विच कॉज इनकन्वीनियंस टू हिम एट हिज वर्क प्लेस। तो उसकी इंसल्ट भी की गई, इसका कहना है। रिस्पोंडेंट यूज टू डिस्क्राइब द मदर ऑफ द एपिलेंट एज बुरिश वुमेन। उसकी मदर के अगेंस्ट भी गलत उसने डिस्क्रिप्शन दिया। शी बीट हर डॉटर शुभा वाइल शी वॉज रनिंग ऑन अ हाई टेम्परेचर ऑफ 104 डिग्रीज। तो इतने हाई डिग्री टेम्परेचर पे भी उस लेडी ने, जो रिस्पोंडेंट है जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है, उसने अपनी डॉटर को मारा पीटा। वन नाइट शी टोर ऑफ मंगलसूत्र वंस एंड सेड दैट शी विल नॉट पुट इट ऑन अगेन। तो मंगलसूत्र तोड़ दिया, दोबारा पहनने से मना कर दिया। अब वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट क्या एलिगेशन लगाए? Their husband has reduced married life into mechanics and expect her to do all his routine like a computer। वाइफ बोलती है कि इसने मुझे बिल्कुल मैकेनिकल वर्क में एक तरह से बना दिया है रूटीन मेरा, कि कंप्यूटर की तरह काम करती जाए। कि हस्बैंड ने मुझे रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना, ठीक है, जैसे बात नहीं करनी, और ये जो है नॉट टू सर्व मील्स इन ब्रास प्लेट्स एंड एटसेट्रा डूज एंड डोंट्स की पूरी लिस्ट बना दी, और मुझे बोल रहा है कि कंप्यूटर की तरह काम कर। तो इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ वाईवी, इन्होंने टेस्ट लिखे कि अब ये क्रुएलिटी है या नहीं है, कैसे पता लगे। तो उन्होंने क्या बोला, जनरल एक तरह से गाइडलाइंस दे दी कि कभी भी ऐसा केस आए तो क्रुएलिटी है या नहीं जज कैसे किया जाएगा। दैट द एलिज्ड एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग क्रुएलिटी शुड बी प्रूवन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एविडेंस। तो जो भी लॉ ऑफ एविडेंस का तरीका है वो क्रुएलिटी वैसे प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है लॉ ऑफ एविडेंस के अकॉर्डिंग ही क्रुएलिटी के कोई भी फैक्ट है आपको प्रूव करना होगा। देयर शुड बी एप्रीहेंशन इन द पिटिशनर्स माइंड ऑफ रियल इंजरी एंड हार्म फ्रॉम सच कंडक्ट। कि ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल एप्रीहेंशन है कि हाँ हो सकता है या नहीं, एक रियल इंजरी का बहुत अच्छे से एप्रीहेंशन होना चाहिए, खतरा होना चाहिए, रियलिटी में उसको इंजरी हो सकती है, हार्म हो सकता है रिस्पोंडेंट के कंडक्ट से, रिस्पोंडेंट की क्रुएलिटी से। एप्रीहेंशन जो है रीजनेबल होना चाहिए। पिटिशनर शुड नॉट हैव टेकन एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन, ये नहीं है कि अपनी पोजीशन का वो फायदा उठा रहा है। एंड द लास्ट, द पिटिशनर शुड नॉट हैव कंडोन्ड द एक्ट्स ऑफ क्रुएलिटी, ये नहीं होना चाहिए कि हाँ आपने मान लीजिए वो बोले कि 1960 में ये एक्ट किया था ए, फिर 1965 तक हम चलते रहे ठीक, और 1970 में मैंने केस फाइल कर दिया। इसका मतलब 1965 से आप 70 तक रह रहे हो, ठीक कर रहे हो, 1970 में केस फाइल कर रहे हो, और आप बोलो कि 1960 के एक एक्ट के कारण मैं केस फाइल कर रहा हूँ, 1960 में मेरी की इंसल्ट की थी। दैट मीन्स उसके बाद आप रह रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब आपने कंडोन कर दिया था वो एक्ट्स ऑफ क्रुएलिटी के। ये नहीं है कि अब आपने कंडोन भी कर दिया और उसके बाद फिर से आप मुद्दा बना लेते हो बाद में। तो क्या हेल्ड हुआ? इन द प्रेजेंट केस द कोर्ट फाउंड that the appellant contention regarding his wife being unsound mind was fabricated। कोर्ट ने बोला कि फैब्रिकेशन है आपकी, मीन्स प्रूव नहीं हुआ। कंटेंशन रिगार्डिंग respondent inflicting cruelty has been proven to exist। The appellant condoned the act of the respondent after which she did not act in the manner she did before the condonation। तो ये प्रूव हुआ कि वो अनसाउंड माइंड वाली जो बात थी वो तो फैब्रिकेटेड थी। हाँ, क्रुएलिटी हुई है, बट आपने, कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड को, कि जो एपिलेंट है हस्बैंड,
कि आपने वो क्रुएलिटी जो थी कंडोन कर दी थी, और जब भी आपने कंडोन की उसके बाद से रिस्पोंडेंट ने किसी भी तरह की कोई क्रुएलिटी नहीं की, ठीक है, एंड दस रिस्पोंडेंट विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर क्रुएलिटी। मीन्स क्रुएलिटी अगर हुई भी है तो वो कंडोन हो चुकी है, और कंडोन होने के बाद कोई भी क्रुएलिटी हुई ऐसा प्रूव नहीं हो पाया है। तो ये जो था दास्ताने वर्सेस दास्ताने का केस था, जिसमें क्रुएलिटी का कंसेप्ट क्या है, कैसे होनी चाहिए, चंद्रचूड़ जस्टिस जो रहे थे वहां पर उनकी गाइडलाइंस, ये सब आपको एग्जाम में काफी काम आ सकती है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी? डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेज? While answering, keep in mind particularly the rights of vulnerable persons in the family. Vulnerable कौन से, जो उनसे बीमार है, छोटे हैं, ठीक है, उनके बारे में। अब टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय इंस्ट्रूमेंट लाइक विल। जैसे विल होती है, इस तरह से अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, कोई कागजों में अगर हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 30 की बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वो क्लियर बोलता है कि जो हिंदू टेस्टेटर है, जो अपनी विल लिख रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है, कोई भी प्रॉपर्टी विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्पोज्ड बाय हिम बाय विल और अदर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, तो वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको भी वो डिस्पोज कर सकता है वो कर सकता है, ठीक है, या तो विल के द्वारा या कोई भी टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन के द्वारा। अब हम आते हैं डायरेक्ट मुद्दे की बात कि डीमेरिट्स क्या हैं। अब जैसे विल है, अब आपने मान लो टेस्टामेंट्री एक विल लिख दी, तो क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं, कुछ उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इट प्लेसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एग्जीक्यूटर टू प्रूव इट्स जेन्युइननेस, कि विल सही है या नहीं वो एग्जीक्यूटर को ही बतानी पड़ेगी कि हाँ वो सही है या नहीं, ठीक है। अगर कहीं डाउट आ जाता है तो उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। पॉसिबिलिटी ऑफ परपिट्रेटिंग द फ्रॉड एंड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द इन्फॉर्मिटीज ऑफ माइंड एंड बॉडी ऑफ वीक और द एज्ड, तो हो सकता है कोई बुजुर्ग है, वीक है, ठीक है, माइंड भी प्रॉपर नहीं है, तो वहां पर फ्रॉड होने के भी काफ़ी चांसेस रहते हैं टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन में, क्योंकि वहां पर तो बहुत बार देखते हैं हम, बुजुर्ग होते हैं, बिल्कुल लास्ट डेथ बेड पे होते हैं, वहां पर उनका अंगूठा लगवा लिया, सिग्नेचर करवा लिए, तो वहां पर फ्रॉड होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो ये भी एक डीमेरिट है। प्रॉपर्टी जो है कई बार एक सिंगल पर्सन को ही दे दी जाती है और बाकी जो लीगल हेयर्स है उनके पास कुछ भी नहीं आता, तो ये भी है कि उस टाइम जब वो अपनी विल बना रहा है, मान लो कोई पर्सन उस टाइम गुस्से में है, बहुत खुश है, किसी भी एक को दे दी और बाकियों को इग्नोर कर दिया उसने, फेयर डिवीजन नहीं हो पाता प्रॉपर्टी का। जो चिल्ड्रन होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उनको कई बार फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है नहीं मिल पाती, जो आप चाहते हो वो कई बार नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी ही नहीं पहुंच पाती। अब हिंदू मैरिज में, ये सॉरी, हिंदू का जो हमारा लॉ है, हिंदू लॉ, उसमें कोई लिमिट नहीं है, पर्सन के पास जो प्रॉपर्टी है वो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी भी बाय वे ऑफ विल किसी भी और पर्सन के नाम कर सकता है। देयर इज नो सच लिमिट, जैसे हम मुस्लिम लॉ में पढ़ते हैं। तो जो आप स्टेट होती है, मीन्स प्रॉपर्टी है, वो कई बार ऐसे पर्सन के हाथ में भी चली जाती है जिसको आप नहीं भी चाहते। और एक लास्ट जो है, अगर मान लो आपने किसी 4 साल के बच्चे के नाम कोई प्रॉपर्टी कर देते हो बाय वे ऑफ विल, तो ये है लॉ कि अगर 4 साल का बच्चा तो उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, तो जब तक वो 18 साल का होगा तो हो सकता है कोई और ही पर्सन जिसको आप नहीं भी चाहते थे अपॉइंट करना, वो पर्सन जो है उस प्रॉपर्टी को एक तरह से एडमिनिस्टर कर रहा है, जब तक कि वो बच्चा जो है 4 से 18 साल का नहीं हो जाता, जब तक वो एक वैलिड जो है मेजर नहीं हो जाता, तब तक के लिए उसकी प्रॉपर्टी जो है वो एडमिनिस्टर जो है कोई और ही पर्सन कर रहा है जिसको आप नहीं भी चाहते थे अपॉइंट करना, जो आपने अपॉइंट नहीं भी किया, ठीक है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई होप कि आपको समझ भी आए होंगे, और इससे रिलेटेड आप और सर्च कर सकते हो, देयर इज़ नो एंड टू इम्प्रूवमेंट, आप जितना मर्जी इंप्रूव कर सकते हो। ये कुछ आपको एक डायरेक्शन दी है कि किस वे में आपका आंसर होना चाहिए, सो दैट आपका आंसर जो है अच्छा भी दिखे, कंटेंट भी अच्छा दिखे और एक फ्लो भी अच्छा रहे वहाँ पर, राइट। थैंक यू, और कोई भी डाउट है तो आप हमें बताइए, राइट।